नमस्कार विद्यार्थियों, आज के विज्ञान वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम छठी क्लास के अध्याय सजीव एवं उनका परिवेश को शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि आज के अध्याय में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम सजीवों में गति किसे कहते हैं इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद सजीवों में प्रजनन, सजीवों में वृद्धि, सजीवों में श्वसन, सजीवों में पोषण और अंत में सजीवों में संवेदना किसे कहते हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए आज के पहले विषय से शुरू करते हैं और जानते हैं कि आखिर सजीवों में गति किसे कहते हैं। दोस्तों, आप अपने चारों ओर पाई जाने वाली विभिन्न वस्तुओं के विषय में सोचिए। आप उन्हें निर्जीव एवं सजीव समूहों में बांटिए। क्या आप कुर्सी, मेज, पत्थर को सजीव नहीं कह सकते हैं? जी नहीं, कुर्सी, मेज, पत्थर को सजीव नहीं कह सकते हैं क्योंकि यह निर्जीव वस्तु होते हैं। तो आखिर हमें पता कैसे चलता है कि आखिर कोई भी वस्तु सजीव है या निर्जीव है? तो आइए पता करते हैं। इसके लिए सजीवों के एक एक लक्षण पर विचार करते हैं। सबसे पहले, सभी सजीव वस्तुओं में कुछ विशिष्ट लक्षण होते हैं, जैसे कि श्वसन, उत्सर्जन, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया, प्रजनन, गति एवं वृद्धि करना। लेकिन क्या सभी गति करने वाली वस्तुएं सजीव होते हैं? इसके लिए हमें कुछ और बिंदुओं पर चर्चा करना होगा। क्या आप ऐसी कुछ निर्जीव वस्तुओं को जानते हैं जिनमें इन लक्षणों में से कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे कि गतिमान कार, साइकिल, घड़ी एवं नदी के जल इत्यादि? ये सभी गति करते हैं। क्या इन वस्तुओं को सजीव कहा जा सकता है? क्या इनमें सजीवों के सभी लक्षण पाए जाते हैं? नहीं, इन्हें सजीव नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि सजीव होने के लिए जितने भी लक्षण हैं वो सभी इनमें नहीं पाई जाती है। तो आइए जानते हैं आखिर सजीवों में गति कैसे होती है। दोस्तों, क्या सभी सजीव गति करते हैं? जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि जंतुओं में गति के विभिन्न तरीकों को आप जानते ही होंगे। वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं तथा उनके शरीर में अन्य प्रकार की गति भी दिखाई देती है, जैसे कि आप चित्र में चीता को गति करते हुए देख रहे हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि सजीव में तो पेड़ पौधे भी आते हैं, तो क्या पेड़ पौधे भी गति करते हैं? जी हाँ, पेड़ पौधे भी गति करते हैं। वे सामान्यतः भूमि में जकड़े रहते हैं, अतः वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा सकते हैं। परंतु विभिन्न पदार्थ जैसे कि जल, खनिज लवण, संश्लेषित खाद्य पदार्थ पौधे के एक भाग से दूसरे भाग में संवहित होते हैं। क्या आपने पौधों में अन्य प्रकार की गति भी देखी है? लाजवंती के पौधे को छूने पर इनका निर्जीव मुरझा जाना भी गति ही कहलाती है। क्या आपने कुछ निर्जीव वस्तुओं को भी गति करते हुए देखा है, जैसे कि बस, कार, बादल इत्यादि इसके उदाहरण हैं। लेकिन क्या इनकी गति सजीवों की गति से भिन्न होती है? बिल्कुल होती है। इस तरह से हम सजीवों में गति को समझ चुके हैं। आइए जानते हैं अगला बिंदु, सजीवों में प्रजनन किसे कहते हैं। आप जानते हैं कि मृत्यु सजीवों के लिए एक सामान्य लक्षण है। चूंकि जीव की मृत्यु होती है, इसलिए प्रजनन द्वारा संतान उत्पन्न कर इनकी प्रजातियां अस्तित्व में रहती है। पक्षी अपने घोंसले में अंडे देती है, मुर्गी भी अंडे देती है, जिनके फूटने से छोटे छोटे चूजे बाहर निकल आते हैं। आइए प्रजनन के एक और उदाहरण से समझते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, पौधों के बीजों के अंकुरन से फिर नए पौधों का जन्म होता है। सभी जंतुओं तथा पौधों में अपने समान जीवों को उत्पन्न करने की क्षमता होती है। इस क्रिया को प्रजनन कहते हैं। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि क्या सभी जीव अंडे ही देते हैं? तो इसका उत्तर होगा नहीं, सभी जीव अंडे नहीं देते हैं। कुछ जीव बच्चे देने वाले भी होते हैं, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, गाय और उसका एक बछड़ा। पौधों में जनन की एक विधि यह भी है कि पौधे का एक भाग नए पौधों को जन्म देती है। लेकिन पौधे प्रजनन कैसे करते हैं? पौधों में जनन की एक विधि यह भी है कि पौधे का एक भाग ही नए पौधों को जन्म देती है।
आइए अगला विषय समझते हैं। आखिर सजीवों में वृद्धि किसे कहते हैं। जैसा कि आप दैनिक जीवन में यह देखे होंगे कि मूंग का बीज दुकान में महीनों रखा हुआ होता है तथा इसमें कोई वृद्धि नहीं होती है, लेकिन अगर इसी बीज को हम मिट्टी में बोकर जल से सींचते रहे तो यह पौधा बन जाता है। तो आखिर वृद्धि का अर्थ सामान्य तौर पर यह हुआ दोस्तों कि सजीव के विभिन्न अंगों के विकास और अंगों की कार्य करने की क्षमता बढ़ जाता है, इसे ही वृद्धि कहते हैं। वृद्धि सजीवों का एक प्रमुख लक्षण होता है। जैसे कि मान लीजिए गुलाब की एक मोटी डंडी को उसके तने से अलग कर दीजिए, इसे कलम कहते हैं, और इसे जमीन में या गमले की मिट्टी में लगा दीजिए और नियमित जल दीजिए तो देखिए कि क्या परिवर्तन होता है। ये क्रियाकलाप आप घर से करके आइएगा। अब सजीवों में वृद्धि को आप कुछ इस तरह भी समझ सकते हैं, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि एक छोटा सा चूजा बड़ा होकर मुर्गा या मुर्गी बन जाता है। एक छोटे से बीज के अंकुरन में वृद्धि होती है और समय के साथ यह विशाल वृक्ष का रूप ले लेता है। तो यह वृद्धि आंतरिक होती है। इस प्रकार जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं, मेढक लार्वा से वृद्धि करके पश्चात वयस्क मेढक बन जाता है। मेढक का जीवन चक्र को आप चित्र में देखिए और समझिए। पेड़ पौधों में वृद्धि जीवन पर्यंत होती है, जबकि जंतुओं में वृद्धि एक निश्चित आयु तक ही होती है। एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि प्रत्येक सजीव का एक निश्चित जीवन काल होता है। निर्जीव में भी सजीवों के गुण हो सकते हैं, परंतु निर्जीव वस्तुओं में ये सभी लक्षण एक साथ दिखाई नहीं देते हैं। आइए हम अगला विषय समझते हैं। सजीवों में श्वसन किसे कहते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपने कभी दैनिक जीवन में यह क्रियाकलाप किया होगा या करके देखे नहीं भी किए होंगे तो, कि गेहूं की बोरी में जब आप अपना हाथ डालते हैं तो आपको कैसा अनुभव होता है। गेहूं के बोरी में अपना हाथ डालने से दोस्तों हमें गर्मी का अनुभव प्रतीत होता है। ऐसा किस लिए होता है? ऐसा इसलिए होता है कि गेहूं बोरी में उत्पन्न ऊष्मा बीजों के श्वसन के कारण होता है। तो हमने देखा कि बीजों में श्वसन की क्रिया उस समय भी चलती रहती है जबकि अन्य जैव प्रक्रम यानी कि उत्सर्जन गति नहीं भी होती है, फिर भी उनमें श्वसन होते रहता है। लेकिन सजीव वायुमंडल से ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। यह सभी सजीवों की विशेषता होती है। ग्रहण किए गए भोजन से श्वसन की प्रक्रिया द्वारा ही हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। जीव जंतु अपनी नाक द्वारा श्वसन क्रिया करते हैं तथा पेड़ पौधे मुख्यतः अपनी पत्तियों के द्वारा। पेड़ों में इनकी जड़ों व तने द्वारा भी श्वसन होता है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन मुक्त करते हैं जो श्वसन के लिए आवश्यक होता है। आइए हम अगला विषय समझते हैं। सजीवों में पोषण किसे कहते हैं। दोस्तों, प्रत्येक सजीव को अपने अस्तित्व और वृद्धि के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है जो उन्हें भोजन से प्राप्त होती है। पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जीव जंतु और मनुष्य अपना भोजन पेड़ पौधे एवं अन्य जंतुओं से प्राप्त करते हैं। आइए अगला विषय समझते हैं। सजीवों में संवेदना। आखिर संवेदना किसे कहते हैं। उदाहरण के लिए लाजवंती यानी कि छुई मुई के पौधों की पत्तियां स्पर्श के प्रति संवेदनशील होती है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। यही उदाहरण हमारे पे भी लागू होता है। जैसा कि जलेबी या इमली देखकर हमारे मुंह में पानी आने लगता है या हमारी आंखें में धूलकण चला जाता है तो आंखें स्वतः ही बंद होने लगती है। यह सभी परिवर्तन के प्रति हमारी अनुक्रिया दिखाते हैं। इन परिवर्तनों को हम उद्दीपन कहते हैं। उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया ही संवेदनशीलता है। सभी जीव जंतु और पेड़ पौधे उद्दीपनों के प्रति संवेदनशील होते हैं। आइए अंतिम विषय सजीवों में उत्सर्जन किसे कहते हैं इसे समझते हैं। विभिन्न जैविक क्रियाओं जैसे पाचन एवं श्वसन के फलस्वरूप सभी प्राणियों के शरीर में अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं। इनका शरीर में कोई उपयोग नहीं होता है। ये शरीर में उपस्थित रहेंगे तो हानि पहुंचाते हैं।
अतः इनका शरीर से बाहर निकल जाना आवश्यक होता है। हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों को शरीर के बाहर निकालने की इस प्रक्रिया को ही उत्सर्जन कहते हैं। जंतु यह पदार्थ मल, मूत्र, पसीना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का मुक्त होना आदि के माध्यम से उत्सर्जन करते हैं। लेकिन पौधों में भी उत्सर्जन की क्रिया होती है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। कुछ पौधे गोंद, रबर, रोल, रेजिन आदि का स्त्राव करते हैं, जो कि यह पौधों के लिए हानिकारक होता है, परंतु यह स्त्राव हमारे लिए उपयोगी साबित होता है। इस प्रकार दोस्तों, हम आज के विषय का सारे विषयों का अध्ययन कर चुके हैं। आइए जानते हैं एक बार फिर से कि आज हमने क्या क्या सीखा। आज हमने सजीवों में गति किसे कहते हैं, सजीवों में प्रजनन, सजीवों में वृद्धि, सजीवों में श्वसन, सजीवों में पोषण और सजीवों में संवेदना की क्रिया कैसे होती है, इसके बारे में चर्चा किए। आइए जानते हैं कि हम अगली वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं। अगली वीडियो में हम सबसे पहले सजीवों के आवास यानी कि स्थलीय, जलीय, वायवीय और अनुकूलन को पढ़ेंगे, यानी कि वन तथा घास स्थल, मरुस्थलीय, प्रवर्तीय, जलीय और वायवीय। आशा करते हैं कि आप सभी को आज का अध्याय समझ में आया होगा। मिलते हैं अध्याय के अगले भाग में, अगले वीडियो में। धन्यवाद।